नमस्कार दोस्तों। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक राजा रहता है, और इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में वर्णन करें या व्याख्या करें, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए राजनीतिक तथा प्रशासनिक योजनाओं तथा उनके प्रभावों की विवेचना करें। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखकर जो है ये वीडियो आज बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसमें मदद मिल सके। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्रताओं का विचित्र मिश्रण कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो व्यक्तित्व था उसके बारे में अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। कुछ का कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल राजा था, कुछ उसको मानसिक विक्षिप्त बताते हैं, कुछ उसको इस्लाम का समर्थक बताते हैं, कुछ उसको इस्लाम का विरोधी बताते हैं, कुछ जो है उसको रक्त पिपासु बताते हैं, कुछ उसको खुले दिल का व्यक्ति बताते हैं, कुछ उसको बहुत अच्छा कवि बताते हैं, कुछ उसको बहुत अच्छा बहुत ज्ञानी बताते हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक में इतनी विचित्रताएं थी, ऐसा माना जाता है कि विचित्रताओं का वो मिश्रण था, मतलब उसमें अलग अलग विचित्र विचित्र जो गुण थे वो सारे गुणों का समावेश जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी के जो मुख्य दो स्रोत हैं, वो पहला स्रोत है बर्नी। ये बर्नी कौन था? तो बर्नी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कुछ समय तक ये रह चुका था। इसके साथ साथ बर्नी के जो चाचा थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के कोतवाल थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बर्नी के द्वारा दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी बहुत हद तक सही है। इसके साथ तारीख ए फिरोज शाही में वर्णी ने फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी के बारे में विवरण प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके साथ फतवाए जहांदारी, ये भी बर्नी के द्वारा ही एक लिखा गया किताब है, बुक है, जिसमें मुस्लिम शासकों का जो कर्तव्य है, मुस्लिम शासक है उसे किस प्रकार का उसका उसके जनता के प्रति कर्तव्य होना चाहिए, किस तरीके से मुस्लिम शासन के अकॉर्डिंग उसको शासन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का समकालीन जो राजाएं हैं, जो राजा हुए, उन्होंने किस तरीके से शासन व्यवस्था किया, इस्लाम के अकॉर्डिंग किया कि नहीं किया, या किस मत से हट के किया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो विवरण मिलता है फतवाए जहांदारी में, जो भी हमारे लिए इतिहास का एक मुख्य स्रोत है, खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। दूसरा व्यक्ति है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मॉरिशस यात्री है। ये 1333 ईस्वी में भारत पहुंचता है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका भव्य स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है, इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद इब्न बतूता को रिसीव करने आता है, उसे बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं, उसको कुछ जागीर दिया जाता है, और इवन दैट यहाँ तक कि उसे दिल्ली का जो काजी है वो भी नियुक्त कर दिया जाता है। ये इंडिया में करीब 1342 ईस्वी तक रहा, और इसे दूत बनाकर चीन भेजा गया एक विशेष अभियान के उद्देश्य से, लेकिन वो अभियान सफल ना हो पाया। फिर भी इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया बुक है रहला, उसमें उसने भारत में जितने दिन उसने बिताए और जो कुछ भी वो देखा या जो कुछ भी वो सुना, उसके आधार पे उसने इस समय का एक
विवरण जो है वो प्रस्तुत करने का काम किया है, जो कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। अगर बात किया जाए आरंभिक जीवन के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को खुसरो शाह ने तुरंगों का स्वामी नियुक्त किया, मतलब जो हस्तिदर है उसका स्वामी नियुक्त किया। ये खुसरो शाह कौन है? तो ये खुसरो शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक है। लेकिन जब बाद में खुसरो शाह के विरुद्ध मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह कर देता है, जिसमें उसका पिता भी उसके साथ होता है, और उस क्रम में खुसरो शाह को उसके पद से हटाकर फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। तब फिरोज शाह तुगलक अपने पुत्र जूना खां को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक दूसरा नाम भी था, तो जूना खां को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन बाद में एक रहस्यमयी मौत हो जाने के कारण, फिरोज शाह तुगलक की रहस्यमयी मौत हो जाने के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक अब राजा बन जाता है। मतलब पहले तुरंगों का स्वामी खुसरो शाह ने इसको बनाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, और फिर वो खुद सम्राट बन जाता है। अब फिरोज शाह तुगलक की का जो मृत्यु है वो भी एक रहस्य है, जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनका इस पर अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि फिरोज शाह तुगलक का जो मृत्यु था वो एक षड्यंत्र था। कुछ का कहना है कि ये जो बरनी है, वो बरनी लिखता है कि नहीं, ये एक आकस्मिक घटना था, वो हुआ। तो इब्न बतूता जो है वो बताता है कि नहीं, ये जो था वो जूना खां का एक षड्यंत्र था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का अपने पिता के खिलाफ एक षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के अकॉर्डिंग ही फिरोज शाह तुगलक मारा जाता है। अब इसके पीछे बहुत सारा कहानी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल में अभियान कर रहा था, तो वारंगल में अभियान के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा मिला। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता को झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं नहीं, उतना ज़्यादा पैसा वैसा नहीं मिला है। और ये बात फिरोज तुगलक को पता चल गया, तो फिरोज तुगलक ने उसको वापस लौटने के लिए कहा। उसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल पर दोबारा अटैक कर देता है, और वहां से बहुत सारा संपत्ति जो है वो लूट कर, और वो अपने साथ चलता है, वो दिल्ली आ रहा होता है। एक तरीके से उसके अंदर जो विद्रोही भावना है उसका जन्म हो चुका होता है। तो दूसरी तरफ निजामुद्दीन औलिया का फिरोज शाह तुगलक से कुछ मनमुटाव हो जाता है। उस समय फिरोज शाह तुगलक बंगाल में विद्रोह को दबा रहा होता है, लेकिन दिल्ली लौटकर निजामुद्दीन औलिया को देखने का बाद जो है, निजामुद्दीन औलिया को पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक बोल रहा है कि अच्छा दिल्ली आएंगे तो फिर उनको देखते हैं। तो उस क्रम में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है कि किसने किसके लिए कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था फिरोज शाह तुगलक के लिए कि अभी दिल्ली दूर है, और होता भी यही है कि ये दौलताबाद ही पहुंचता है, कि वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है, वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता है फिरोज शाह तुगलक। इसलिए कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक का संयुक्त षड्यंत्र था। कुछ भी हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता के लिए एक आयोजन करता है। वहाँ स्टेज पे जैसे ही इसका पिता जाता है, तो स्टेज कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि
एक विशेष जगह पे स्पर्श से वो गिर जाए, और जब हाथियों को उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वही होता है, और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक है वो उसके अंदर दब के मर जाते हैं। कुछ इतिहासकार जो है ये भी आरोप लगाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने वो जो स्टेज गिरा था उसको जल्दी से हटाने का भी प्रयास नहीं किया। तो ये सारे जो हैं वो मत हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। अब जो यहाँ मेन दो हैं, इसमें बर्नी कहता है कि नहीं आकस्मिक था, और इब्न बतूता कहता है कि नहीं ये एक षड्यंत्र था। और इब्न बतूता को भी मोहम्मद बिन तुगलक का जो कोई विश्वासी है उससे ये इंफॉर्मेशन मिला था। खैर, कभी फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। अब जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, उस समय उसका साम्राज्य उत्तर पूर्व में हिमालय तक, उत्तर पश्चिम में सिंध तक, पूर्व में समुद्र तट तक, पश्चिम में समुद्र तट तक, और दक्षिण में मालाबार या मावर तक फैला हुआ था। ऊपर कश्मीर और बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज शाह तुगलक से उत्तराधिकार के रूप में मिला था। ऐसा माना जाता है कि ये जो घटना हुआ था वो तुगलकाबाद का किला में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक 40 दिन तक वहीं तुगलकाबाद के किला में रहता है, और इस पर भी जो विद्वान है उनका अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस बात से परेशान था या उसको डर लग रहा था कि शायद जो दिल्ली का जनता है वही उसको अपने पिता का हत्यारा समझ रहा हो, और उसके पहुंचने से कहीं दिल्ली का जनता विद्रोह न कर दे। इसलिए वो वहीं रुक के 40 दिन तक ये चीज देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होगा तब बाहर जाएंगे। लेकिन खैर, ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली लौटता है तो उसके किसी भी संबंधियों ने उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया। इसलिए अब ये बात की जो उसके संबंधी थे वो उसको अपने पिता के लिए, उनकी मृत्यु के लिए दोषी मानते थे कि नहीं मानते थे, ये अलग प्रश्न है। अलग अलग विद्वान का अलग अलग राय है, लेकिन इससे वो सिद्ध नहीं होता कि किसी एक का सही है दूसरा का गलत है। 40 दिन तक उस किला में रहने के बाद जब फिरोज तुगलक दिल्ली पहुंचता है तो रास्ता में वो बहुत सारा पैसा लुटाते आता है, क्योंकि वारंगल से भी उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। इसके साथ साथ तुगलकाबाद का जो किला था वहाँ बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। इसने दोनों हाथ से पैसा लुटाते हुए वो दिल्ली पहुँचता है, और दिल्ली पहुँचने के बाद मलिक फिरोज को नायाब की उपाधि, मलिक बयाजिद खिलजी को कादर खां की उपाधि, मलिक अयाज को ख्वाजा महान की उपाधि, कमालुद्दीन को सदर ए जहां की उपाधि, मतलब दिल्ली के दरबार में जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे उनको पद से सम्मानित किया गया, उनको उपाधियां दी गई, और उनके बीच भी खूब पैसा बहाया गया। बहुत सारे इतिहासकार का ये भी मानना है कि शायद ये सारा जो काम था वो इसलिए किया जा रहा था ताकि जो लोग हैं, जो दरबार के जो विशिष्ट लोग हैं, वो राजा को एक्सेप्ट कर लें, उनके खिलाफ विद्रोह ना करें। यहाँ पहुंचने के बाद उसने अपने पूरे साम्राज्य को 12 मुख्य भाग में विभाजित किया और उसे 23 प्रांत में बांट दिया। यहाँ पहुंचते ही उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए उसने सभी प्रांताध्यक्षों को ये सूचना भिजवाई
कि आपके प्रांत का जो भी इनकम होता है और जो भी खर्च होता है उससे रिलेटेड जो भी डाटा हैं उन सारे डाटा को दिल्ली भेजा जाए। इससे मोहम्मद बिन तुगलक एक तीर से दो निशाना कर रहा था। एक ये कि जितने प्रांताध्यक्ष हैं वो किसी प्रकार का विद्रोही तो नहीं है, इससे ये परख होगा। और दूसरा कि वो अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहता था, एक प्रशासनिक संगठन चाहता था, ताकि प्रशासन को सुचारू तरीके से, सही तरीके से चलाया जा सके। इसके बाद खैर जितने भी जो प्रांताध्यक्ष थे उन्होंने धीरे धीरे करके वो जो सारा डाटा थे, कितना इनकम है कितना खर्च है, उसको भेजना शुरू किया, जिससे राज्य को एक जो योजना है वो बनाने में मदद मिला। इसके बाद कुछ जो राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाएं लागू की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और उसका जो प्रभाव पड़ा, उसमें से मुख्य है राजधानी परिवर्तन, उसके द्वारा जारी किए गए सांकेतिक मुद्राएं, उसके द्वारा किया गया खुरासन अभियान, उसके द्वारा किया गया कराची अभियान, और लास्ट में उसके द्वारा किया गया दोआब में करगदे। इन 5 राजनीतिक और प्रशासनिक योजनाओं के बारे में हम एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे की सारी जो योजनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राजधानी का परिवर्तन। अब भाई ये राजधानी अपना परिवर्तन क्यों कर रहा था? तो इसके पीछे बर्नी का कहना है कि केंद्रीय स्थिति को मजबूत करना चाहता था। सम्राट जो था वो चाहता था कि राजधानी साम्राज्य के सेंटर में हो, ताकि सेंटर से चारों तरफ जो नियंत्रण है उसको स्थापित आसानी से किया जा सके। इसलिए सम्राट ने अपना राजधानी को परिवर्तित किया। कहां से? तो दिल्ली से देवगिरी, हाँ लिख देते हैं, दिल्ली से देवगिरी। बाद में इस देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया। इब्न बतूता का मानना था कि राजा जो है वो दिल्ली का जो जनता है उसको सजा देना चाहता था, क्योंकि कुछ लोगों ने राजा को कुछ पत्र लिखा था, उल्टा पुल्टा पत्र लिखा था, जिससे राजा जो है वो वहां के लोगों से नाराज था और इसलिए वो उसको सजा देना चाहता था। लेकिन ये जो मत है वो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं लगता है। इसामी का कहना था कि दिल्ली के जो लोग थे, खास करके जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद पे जो बैठे हुए लोग थे, उससे जो सम्राट था वो क्रोधित था, इसलिए उनको सजा देना चाहता था, उनको दंड देना चाहता था, और इसलिए वो राजधानी परिवर्तित कर रहा था। इसमें भी उतना दम नहीं लगता है। गॉर्डन ब्राउन का मानना था कि मंगोल आक्रमण का भय ने सम्राट को अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये भी जो मत है वो उतना ज्यादा सटीक नहीं लगता है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकार का कहना है कि मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने उस मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया था। कुछ का कहना है कि उसने मंगोलों को कुछ पैसा कौड़ी देकर उसको लौटा दिया था, लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, मंगोलों के साथ एक संधि हो गया था और उस संधि के अकॉर्डिंग ये निश्चित किया गया था कि बाद में मंगोल लोग जो हैं वो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का खुरासन अभियान है उसमें वो उसकी मदद करेंगे।
और उसके एवज में मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ उनको पैसा देकर उनको लौटाया था। तो ये है। फिर है मेहदी हुसैन। मेहदी हुसैन का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को या दौलताबाद को एक मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाना चाहता था। ऐसा वो इसलिए बताता है क्योंकि मेहदी हुसैन का कहना था कि जो दक्षिण वाला जो पार्ट था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक अपने इस्लाम धर्म के प्रचार को बढ़ाना चाहता था उस क्षेत्र में, और इसके लिए वो चाहता था कि ये जो प्रशासनिक केंद्र हो वो वहाँ हो, ताकि वहाँ के हिंदुओं पर आसानी से कंट्रोल करके रखा जा सके और लोगों को इस्लाम के प्रति समर्पित करवाया जा सके या उसको धीरे धीरे करके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है कि भाई राजधानी परिवर्तन के ये सारे रीजन थे और इस कारण से राजधानी को परिवर्तित किया गया था। आखिर जो भी हो, लेनपुल एक इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि दौलताबाद एक पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक है। मतलब इनका कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पथभ्रष्ट हो चुका था, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी मन हुआ राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद पुनः दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। तो इनका कहना था कि ये जो था वो पथभ्रष्ट था, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया था कि वो राजधानी को बार बार परिवर्तित कर रहा था, इससे उसको फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसको खतरों की घंटी कहते हैं। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का अपना परिवर्तन किया देवगिरी में, चूंकि वो एरिया जो था वो हिंदू बहुल एरिया था, अगर वहाँ के हिंदुओं ने विद्रोह कर दिया होता और दूसरी तरफ से जो मंगोल है उसने विद्रोह कर दिया होता तो सम्राट बड़ा खराब स्थिति में पहुंच सकता था। इसलिए इनका कहना है कि ये तो कहीं से दूरदर्शिता पूर्ण स्टेप नहीं था, ये सम्राट के अदूरदर्शिता को बताता है। ये तो अच्छा समय था कि ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया होता तो सम्राट का स्थिति तो बहुत खराब हो जाता। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसको खतरों की घंटी बताते हैं। लेकिन जो भी है, तीन जो मुख्य सर्वमत हैं वो ये हैं कि चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के प्रारंभिक काल में ही बहाउद्दीन गुरशस्प ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया था, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अगर दक्षिण में विद्रोह को हमेशा दबा के रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि दक्षिण में भी एक प्रशासनिक केंद्र हो, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रांताध्यक्ष हैं, उन पर वो कंट्रोल बना के रखा जा सके। और चूंकि ये साम्राज्य से के दूर वाला पार्ट है तो इस पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए जब दौलताबाद में राजधानी होगा तो इससे क्या होगा कि जो चारों तरफ का एरिया है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बर्नी के द्वारा दिया गया ये कथन, बर्नी का ये जो कथन है कि केंद्रीय स्थिति के कारण वो राजधानी वहां बनाना चाहता था, कुछ हद तक सही लगता है। उसके साथ साथ दो मुख्य प्रशासनिक केंद्र, दौलताबाद राजधानी होने के बाद दिल्ली एक और दौलताबाद दो मुख्य प्रशासनिक केंद्र हो गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि दिल्ली का जो गौरव था, दिल्ली का जो प्रतिष्ठा था वो खत्म हो गया, क्योंकि एक जो है इबन बतूता का तो कहना है कि भाई जब दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया जा रहा था तो बाज़ाब्ते उसके लिए रोड बनाया गया, दोनों तरफ पेड़ लगाया गया, सराय बनाया गया, सारा व्यवस्था किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सम्राट ने जबरदस्ती सबको बोले गया
जिससे क्या हुआ कि दिल्ली जो है वो वीरान पड़ गया। और कभी दिल्ली का जो तुलना काहिरा और बगदाद जैसे विख्यात जो राजधानी था उससे हुआ करता था, उसका जो सम्मान है वो घट गया था। तो दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, दूसरे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि नहीं, उस समय भी मुल्तान का जो प्रांताध्यक्ष था बहराम किस्लू खां, उसने विद्रोह कर दिया था, लेकिन इसके विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से सेना भेजा गया और दिल्ली की सेना ने ही इसके विद्रोह को दबाया था। इसका मतलब ये हुआ कि राजधानी को परिवर्तित तो कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली का कंट्रोल अभी भी पूरे तरीके से सम्राट के हाथ में था और दिल्ली भी प्रशासन का एक मुख्य केंद्र था। इसके साथ बहमनी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। चूंकि सम्राट अपने साथ बहुत सारे जो उलेमा थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, इन सारे लोगों को वो साथ लेकर वहां गया था, लेकिन जो उलेमा लोग थे वो ज़्यादा दिन तक वहाँ रहना नहीं चाहते थे। जो अमीर वर्ग के लोग थे वो ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते थे, और उनका जो इस तरीके का स्थिति था उसको देखकर सम्राट को लगा कि इन लोग को बेकार ज़बरदस्ती यहाँ रखे हुए हैं, इसलिए उसने फिर ऑर्डर दिया कि एक काम करो, चलो सब अब दिल्ली चलो। उस क्रम में बहुत सारे लोग तो दिल्ली आ गए, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ रह गए, और चूंकि वो एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में पूरी तरीके से डेवलप किया गया था, तो वहाँ जो भी प्रशासन के जो मेन जो लोग वहाँ बच गए, वहाँ रह गए, जो मुस्लिम लोग वहाँ जाके बसाए गए, तो वो सारे के सारे जो लोग वहाँ रह गए उन्होंने आगे चलकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने आप को स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य का संस्थापक घोषित किया और अपने आप को दिल्ली जो साम्राज्य है उससे अलग घोषित कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजधानी जो परिवर्तन किया गया उसके क्या क्या कारण थे, उन पर किनका क्या अलग अलग विचार हैं, और जो मुख्य सर्वमान्य जो मत हैं वो किस प्रकार से हैं और इसके क्या परिणाम हैं। तो आज हमने राजधानी परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम सांकेतिक मुद्रा, खुरासन अभियान, कराची अभियान और दोआब में कर वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। अब फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।